हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 7। अब मैं आशा करता हूं कि इससे पहले के 6 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, आपको मजा आ गया होगा और आप यहां पर पहुंचे होंगे। अगर आपने पहले 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए उसे देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा उससे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में और सेकंड पेंडुलम के बारे में, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम को। तो बच्चों, सिंपल पेंडुलम हमने बचपन से बना हो, एक बॉल ले लिया, उसको रस्सी बांध दी और उसको ऐसे घुमा दिया। तो हम क्या कर रहे थे? सिंपल पेंडुलम बना रहे थे बच्चे से। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम बच्चों एक बॉब होता है, मास होता है, उसको कोई गोला होता है, उसको लटकाया होगा। और उसको किससे लटकाते हैं? तो उसको रस्सी से लटकाते हैं। ये रस्सी कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों, ये रस्सी होनी चाहिए मासलेस, यानी उसका कोई मास नहीं होता है। दूसरी चीज, वो रस्सी कैसी होनी चाहिए? वो रस्सी में खींचाव नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप उसको खींचोगे तो वो ज्यादा खींचनी नहीं चाहिए, वैसे रस्सी होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? उसी को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। तो आपके स्क्रीन के ऊपर सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन दिख रही है। क्या करें आपकी डेफिनेशन? इफ अ स्मॉल मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विथ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? अगर कोई छोटा सा मास हमने किसी रस्सी को लटकाया हुआ है, वो रस्सी कैसी है? बिना मास की और इनएक्सटेंसिव, यानी उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। ऐसे हम चीज को क्या कहेंगे? ऐसी चीज को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। अच्छा, तो अभी देखना है बच्चों हमें कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसमें स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? तो स्ट्रिंग होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। दूसरी चीज है वो कैसे रस्सी कहां पर अटैच होनी चाहिए? किसी रिजिड सपोर्ट को अटैच होनी चाहिए। राइट, इतना समझ में आया। अब ये जो रस्सी की लेंथ है ना, उसे हम कहते हैं एल। ये क्या होती है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये जो एल है ये क्या दर्शाता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर बच्चों सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? तो हम क्या करते हैं? उसे थोड़ा सा धक्का दे देते हैं। अगर वो धक्का देने से वो क्या करेगा? इधर जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे वो डोलते रहेगा। चलो उसको देख लेते हैं किस तरह से डोलता है। इस तरह से वो डोलता है, देख लिया, मजा आया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो है ये क्या कर रहा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा था। ये क्या कर रहा था? ये एक्चुअल में ऑसिलेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? ये ऑसिलेशन कर रहा था। अब ये ऑसिलेशन कब करता है? तो जब कोई भी थीटा, यानी अपने जो एंगल घुमाया वो अगर 10 डिग्री से ज्यादा हो तो वो ऑसिलेशन करता है, और अगर वो 10 डिग्री से कम हो, थीटा उसका 10 डिग्री से कम हो, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन दिखेगा अपने को ऐसे जाते हुए। कब होना चाहिए? लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो उसके लिए क्राइटेरिया एक ही है कि आपका थीटा 10 डिग्री से कम होना चाहिए। यही क्राइटेरिया है, और कुछ भी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को बच्चे याद रखना। और ऐसे क्राइटेरिया में हम क्या बोलते हैं? जो अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी हो आपका, वो थीटा में होता है। ये चीज को भी आप याद रखो। रहेगी बात याद? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉब है ये क्या कर रहा था? ऑसिलेशन कर रहा था, हम ही ने बताया अभी। ठीक है, ये क्या कर रहा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा था, लिखा हुआ है यहां पर। उसके बाद ये भी हमने बोल दिया था कि उसको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है तो थीटा कैसा होना चाहिए? लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर बच्चों देखो हमने क्या किया, इसको सिंपल पेंडुलम बना लिया। और हमको क्या सीखना है? तो हमको सीखना है कि ये बॉब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, उस टाइम पर उसकी क्या इक्वेशन आएगी, ये हमें देखना है। ठीक, डेफिनेशन तो आपने देख ली। अब यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर उसको थोड़ा सा हटा दिया, ऊपर कर दिया। अब ये इसके अंदर एंगल कितना बना? ओरिजिनल से ये एंगल कितना बना? तो ये एंगल बेटा बना लेस देन 10 डिग्री। ये चीज याद रखना हमेशा हमेशा हमेशा। सिंपल पेंडुलम में अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है हमें, तो थीटा हमेशा लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अब दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा दे दिया। ठीक है, अच्छा ये भी देख लिया अपन ने। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तब क्या प्रूफ आएगा या क्या इक्वेशन बनेगा? वो इक्वेशन क्या होता है? T = 2π√L/g जो बनता है
उसके बारे में हमें सीखना है। तो आइए सीखते हैं उस बारे में। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन ले लिया। अब यहां पर बच्चों ये चीज जो हमने बॉब लटकाया है किसी रस्सी को, तो इस बॉब के दो फोर्सेस एक्ट होंगे उस रस्सी के ऊपर। पहला क्या होगा, उस बॉब का मास W इज इक्वल टू mg कहां पर अप्लाई होगा, तो सीधा सीधा जमीन में नीचे होगा, सीधा नीचे होगा। इस तरह से वो W इज इक्वल टू mg नीचे अप्लाई होगा। हो गया। अब यहां पर जब इसको नीचे खींचा जाएगा, इसे कैसे खींचा जाएगा, इसको नीचे खींचा जाएगा, तब रस्सी में क्या आएगा, तो रस्सी में आएगा टेंशन। टेंशन कैसे आएगा, अपवर्ड दिशा में आएगा। तो ये टेंशन आता है T, ये कैसा आता है, अपवर्ड। इसको हमने नाम दे दिया T डैश, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों ये जो T है, रस्सी है, उसके पैरेलल में हम एक एक्सिस बना लेंगे। उस एक्सिस को नाम देंगे हम वाई एक्सिस, और उसको परपेंडिकुलर एक्सिस बना लेंगे। उस एक्सिस को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। बना देते हैं। ये हो गए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब यहां पर बच्चों जो वेट है, वेट इज इक्वल टू mg, इस वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। अगर ऑब्जर्व किया आपने तो वो एंगल है थीटा, जो ऊपर में है वही एंगल है थीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बच्चों ये जो है वेट इज इक्वल टू mg, इसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। पहला y एक्सिस के अलोंग, दूसरा x एक्सिस के अलोंग। इसका कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग आएगा, और x एक्सिस के अलोंग आएगा mg sin थीटा। क्योंकि जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में हम cos लिखते हैं। इसकी प्रूफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है mg cos थीटा, और ये होता है mg sin थीटा। अब देखो बच्चों, एक बात आप गौर करो, t डैश ऊपर की दिशा में है, mg डैश mg cos थीटा नीचे की दिशा में है। तो ये जो बच्चों देखो, आप ये चीज को देखो कि t डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसके कारण ना तो ये नीचे जा पा रहा है ना ही ऊपर जा पा रहा है, वो इस तरह से मोशन करेगा। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे हम t डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लिख लिया। अब यहां पर देखो बच्चों mg sin थीटा। अब हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में किया। ठीक है। हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में किया। उसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ, F पैदा हुआ। वो F फोर्स क्या होता है, mg sin थीटा होता है। वो रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है। ये क्या है, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू mg sin थीटा। लिख लिया है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर बच्चों, अब यहां पर हमें पता है थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था जब थीटा छोटा होता है तब हम क्या कहते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कह देंगे। कह दिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बन जाता है F इज इक्वल टू mg थीटा। ये इक्वेशन हमको आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए क्या कहता है, वो जो ऊपर की डायग्राम है हम थोड़ी सी नीचे लेके आते हैं। लेके आ गए। ओके। अब यहां पर बच्चों एक है L, ये क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। दूसरी चीज है आपकी X, जो कि मीन पोजीशन से वो कितना एम्पलीट्यूड करेगा, वो उसको बोलेंगे X, और बीच में थीटा। अब हमको पता है बच्चों थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। हमने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहां से करेंगे यहां पर। ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू x बाय एल आ गया। ठीक है। तो क्या मैं हमारे थीटा की ये वैल्यू हमारे जो पहला इक्वेशन था F इज इक्वल टू mg थीटा, इसमें डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकता हूं। तो चलिए डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। तो ये बच्चों मुझे इक्वेशन मिल गया F इज इक्वल टू mg x बाय एल। ये इक्वेशन मिल गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, जो mg बाय एल है ना, उसकी जगह पे कांस्टेंट डाल देंगे। क्यों? क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा, कितना भी वो घूम ले मास तो कांस्टेंट होगा। दूसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगी। वो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो भी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट की जगह पे मैं एक ही कांस्टेंट पुट कर देता हूं। के तो मैं क्या करता हूं, mg बाय एल की जगह पे एक कांस्टेंट पुट कर देता हूं, ये वाला। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें इक्वेशन मिलेगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स किसका इक्वेशन है बेटा, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन।
तो ये प्रूव हो गया। अब निकालना है बच्चों हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है टाइम पीरियड। तो आइए टाइम पीरियड निकालते हैं इसका। अच्छा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन टी, ये तो हमको पता है। और हमको एक पता है ओमेगा इज इक्वल टू m, ये हमको तो याद हो गए हैं बार बार देख देख के। ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं, लिख लिए। अब यहां पर बच्चों ये ओमेगा जो है टी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ओमेगा की जो वैल्यू है ना, ओमेगा जो अंडर रूट के बाय हम ये डाल देते हैं। चलिए डाल देते हैं डाल दी। तो ये जो बच्चों अंडर रूट के बाय एम है, ये कहां पर है? तो ये है डिनोमिनेटर में। अगर इसको मुझे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा तो क्या करना है? तो मुझे अंडर रूट के बाय एम की जगह पे लिखना पड़ेगा अंडर रूट एम बाय के। लिख लेते हैं और बता, ये फॉर्मूला बन गया भैया, P इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अब मुझे एक सूच रहा है कि मुझे तो पता है भैया k की वैल्यू mg बाय l होती है, तो मैं ये वैल्यू k इज इक्वल टू mg बाय l इस इक्वेशन में डाल देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपॉन mg बाय l, ये मिल गया। अब यहां पर m से m कैंसिल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट l बाय g। ये तो है बच्चा इक्वेशन आपके टाइम पीरियड का इन सिंपल पेंडुलम। ये हो गया, मजा आया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पेंडुलम की। क्या बात करते हैं? सेकंड पेंडुलम की। अच्छा, ये जो सेकंड पेंडुलम होता है ये होता क्या है? मान लीजिए कोई आपने पेंडुलम ले लिया, अगर उसका एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में अगर तय होता है तो उसको हम कहेंगे सेकंड पेंडुलम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेकंड पेंडुलम। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर किसी पेंडुलम का ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए अगर 2 सेकंड लगते हैं तो उसको मैं क्या कहूंगा? तो उसको मैं कहूंगा सेकंड पेंडुलम। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली। आगे बढ़ते हैं। तो T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमको वैल्यू पता चल गई है पहले। अब यहां पर मैं T की वैल्यू क्या लगता होता हूं बच्चों? तो T की वैल्यू 2 देता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये इक्वेशन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं, मुझे क्या मिला? 1 इज इक्वल टू 1 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब मैं दोनों साइड को अगर स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी, ये मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या मैं यहां से एल की वैल्यू निकाल सकता हूं? एल इज इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है लेंथ की। अगर आपको कोई कहे कि भैया इसका लेंथ निकालो किसे सेकंड पेंडुलम का, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम आगे चल के न्यूमेरिकल जब करेंगे ना उस टाइम पर यूज भी करेंगे। तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों? हमको करना है एग्जाम्पल कौन सा है? 5.10 वाला। ठीक है, आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको करता है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो यहां पर एग्जांपल में क्या लिखा है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10%। हमको क्या दिया है? एक पेंडुलम दिया था, उसका पीरियड हमने कैसे इंक्रीज किया? 10% इंक्रीज किया, मतलब 100 था 110 कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। When its length is increased by 21 सेंटीमीटर, यानी उसकी अगर लेंथ हमने 21 सेंटीमीटर से बढ़ाई तो उसका पीरियड 10% से बढ़ गया, ये उसका कहना है। राइट, ओके। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड, तो उसका इनिशियल लेंथ क्या था और इनिशियल पीरियड क्या था, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, अब यहां पर ये मान लो ये पहला है इनिशियल लेंथ और इनिशियल टाइम पीरियड। अब हम क्या कर रहे हैं? लेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम पीरियड को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान दे दे इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया? लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया, टाइम पीरियड को भी इंक्रीज कर दिया, है ना। तो लेंथ को L प्लस 0.21 से 21 कर दिया। क्यों किया 0.21? क्योंकि सेंटीमीटर से बढ़ रहा है हम। अब हमको हर चीज तो क्या करनी है? ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। तो हमने क्या किया? 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.21 मीटर आ जाएगा।
उसी तरह से जब हम टाइम पीरियड 10% इंक्रीज करते हैं तो हमको क्या मिला रे बच्चा, 1.1 t मिल गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करना है, तो हमें बहुत ही बढ़िया चीज करनी है, वो करना है दोनों को कंपेयर कर दो। दोनों को कंपेयर कर दे तो क्या होगा, मैक्सिमम चीजें तो मर जाएंगे, 2π भी मर जाएगा, g भी मर जाएगा, t भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। हमने क्या किया, सबको स्क्वायर कर दिया, t सबको मार दिया, 2π को भी मार दिया, g को भी मार दिया, t को भी मार दिया, सबको मार दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गया। ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, अब इसको सॉल्व करना तो आपके लिए हलवा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, लेंथ की वैल्यू मिलेगी, और वो क्या आई है, वो आई है 1 मीटर। ये तो मिल गई बेटा हमको इनिशियल लेंथ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है क्या है, तो हमको निकालना है इनिशियल पीरियड, यानी कैपिटल टी क्या था वो हमको निकालना है। तो एल की वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन में डाल दो, आंसर निकाल लो, 2.007 आंसर आ जाता। ठीक, इजी है, हलवा सा सवाल है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 5.11। क्या कहता है हमारा नया क्वेश्चन, इन समर सीजन पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज अ सेकंड्स पेंडुलम। समर सीजन में पेंडुलम क्लॉक कैसे काम करती है, सेकंड्स पेंडुलम की तरह काम करते हैं, एंड इट कीप्स करेक्ट टाइम। तो यानी वो टाइम ऐसा दर्शाता है, बिल्कुल सही दर्शाती है। यानी सेकंड्स पेंडुलम का है, देखो याद रखना, इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड होना चाहिए 2 सेकंड, ठीक है, याद रखेगा। हाँ, तो यहां पर देखना, ड्यूरिंग विंटर्स द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1%। यानी ठंडी पड़ गई, ये सिकुड़ गया, ये सिकुड़ गया, तो ये कितना सिकुड़ गया, ये 1% से सिकुड़ गया। जैसे ही ये 1% से सिकुड़ गया तो क्या है आपको, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे। तो यानी आपकी क्लॉक ने कितना लूज किया या गेन किया, जो भी किया होगा वो एक दिन के अंदर कितना किया हमको पूछा गया है। और जी की वैल्यू दी है, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले तो बच्चा फार्मूला लिख लेता है। अब मैंने ये फार्मूला लिख लिया, अब हमको क्या कहा है, ये तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या कहा गया है, तो मुझे ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई, कितना, 1% से डिक्रीज हो गई है, राइट। 1% यानी क्या, 1/100, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल गया। तो जो भी मेरी ओरिजिनल लेंथ है उसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 0.01 L माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1% कम हो गया, तो ये आ गया। अब यहां पर अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा t = 2π√0.99 L/g, ये मिलने वाला है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया इसको स्क्वायर। तो क्या मिला रे बेटा, मिला मुझे t² = 4π² × 0.99 L/g। ये तो मुझे मिल गया, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। अब मुझे क्या करना है, ये तो बेटा t है, जो टाइम पीरियड है वो मुझे ढूंढना है, लेकिन मुझे ओरिजिनल वाला तो टाइम पीरियड पता है ना, वो क्या था, t = 2 सेकंड वाला। तो t = 2π√L/g, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब L की वैल्यू L ही थी पहले से, तो ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इसको स्क्वायर करना है। तो मेरे पास क्या आ गया, g/π² = L, ये वैल्यू आ गई है, ठीक, राइट। अब ये जो L की वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल गया है। इसमें से क्या करता हूं मैं, पाई से पाई को मार देता हूं, जी से जी को मार देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, t² = 4 × 0.99 मिल जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आंसर क्या आता है बच्चा, मेरा आंसर आता है 3.96। t² = 3.96 आ गया है। इसको मैं अंडर रूट करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा, 1.98997 सेकंड, ऐसा मिला है। ये बच्चों मैंने आंसर ना कैलकुलेटर से निकालना है, आप लॉग टेबल से निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, t मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि भैया एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। तो बच्चों एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, तो एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, ठीक। अब मुझे पता है एक ऑसिलेशन करने के लिए उसने टाइम पीरियड कितना लिया था,
तो उसने टाइम पीरियड लिया था 2 सेकंड, तो मुझे ये चीज को 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मिल जाएंगे। तो बेटा ये मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मिल गए हैं। ठीक, अब यहां पर जो है नया टाइम पीरियड मिला वो कितना था 1.98997। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऑसिलेशंस मिलेंगे इतने 4341.7.74। यानी आइडियल केस में मुझे ऑसिलेशंस कितने मिल रहे थे 43,200, और ये ठंडी के सीजन में मुझे ऑसिलेशंस कितने मिल रहे थे 43,417.74, इतना मिल रहा था। अगर इसको मैं मान लूं टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड, और पहले वाले को मान लूं ओल्ड टाइम पीरियड, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, तो बच्चों दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 217.74 ऑसिलेशन, इतना आता है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये तो ऑसिलेशन हो गए, ये एक ऑसिलेशन क्या होता है 2 सेकंड में होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 435.5 सेकंड्स मुझे मिलता है। तो इतना जो टाइम है ये क्लॉक ने गेन किया। ठीक, ये आ गया। अब आपको चाहो तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, घंटे में कन्वर्ट दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या कहता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 मीटर पर सेकंड to 9.80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है T2π√L/G, चलो लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे g की वैल्यू 9.75 और दूसरी तरफ g की वैल्यू लेंगे 9.80, और दोनों को ना पैरेलल साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाएंगे। तो एक तरफ मिलेगा हमें L1 और दूसरी तरफ मिलेगा L2, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही होगा हमारा चेंज इन लेंथ, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे इक्वेशन में रहा T2π√, ये जो L1/9.75 ये इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन उसके बाजू में ही लिख देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा T2π√L2/9.82। तो T की वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन मिल गया। L1 की यहां पर वैल्यू मिल गई, L2 की दूसरी तरफ वैल्यू मिल गई। तो L1 कितना हो गया 0.9888, इतनी वैल्यू L1 में मिल गई, और L2 में क्या मिल गए 0.9939, ये वैल्यू हमको मिल गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, हम कर देते हैं। तो वैल्यूज क्या मिल गए 0.0051, ये वैल्यू हमको मिल गई है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 4 सेकंड। तो पीरियड क्या है 4 सेकंड क्या है, how much time after crossing the mean position will the displacement of bomb be 1/3 of amplitude। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर हमको दिया है सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम का पीरियड कितना है, तो वो पीरियड है 4 सेकंड, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन। तो यानी वो मीन पोजिशन को क्रॉस कर चुका है, उसके बाद क्या है कि उसने टाइम कितना कवर किया है, जब डिस्प्लेसमेंट आएगा 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा लिख लेंगे। तो बच्चों टाइम पीरियड कितना है T0 सेकंड है। तो क्या मैं इसे ओमेगा निकाल सकता हूं, तो ओमेगा मैं जमानी निकाल लेता हूं, ओमेगा = 2π/T। तो ओमेगा कितना निकलेगा π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, ओमेगा कितना निकलने वाला है 90 डिग्री निकलने वाला है। इस चीज को याद रखो, आगे चल के हम निकालने वाले हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है a/3, एम्पलीट्यूड बाय 3 हमने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर x = a sin ω t + phi ये फॉर्मूला है। अब हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी दिया है a/3 है, a भी है, और sin ω t + phi ये भी सब वैल्यूज दी है। तो आइए सब इक्वेशन में डालते हैं। तो a से a मर जाता है, तो हमें क्या मिलता है 1/3 = sin ω t + phi ये मिल जाता है, राइट। आगे बढ़े। अब यहां पर देखो बच्चों 1/3 अगर मुझे मिल गया, तो साइन को मैं अगर उधर लेके जाऊंगा तो मैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब यहां पर लॉग टेबल की मदद से साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू आपको पुट करनी है, और ओमेगा की वैल्यू तो हमने 90 डिग्री निकाल के रखी हुई है।
तो ये कितना आता है, साइन इनवर्स 1/3 लॉग टेबल की मदद से हमने देख के निकाला, ये आता है 19 डिग्री। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू डालेंगे और फाई की वैल्यू तो बच्चों 0 ही है क्योंकि वो मीन पोजीशन से चला हुआ है। ठीक है, ये सब हम वैल्यू डालते हैं तो यहां पर हमारे लिए सब काम आसान हो गया। जब टी को कैलकुलेट करना है और टी क्या आ गया, 0.21 सेकंड ये आ गई है। राइट, आगे का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम when the displacement from the mean position is 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स यानी एफ क्या निकालना है, हमको एफ निकालना है। ठीक, जो मास उसको लटका है 50 ग्राम का। राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर उसने मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट किया है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो भी सम सेंटीमीटर में है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा और जो भी ग्राम में है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो हमने वैल्यूज करके रखी हुई है। ठीक, आगे बढ़े। अब यहां पर जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले देखा था F = mgx/L, इसको हम लाते हैं हमारे हाईलाइट में और यहां से हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज डाल देंगे और हमको F मिल गया 0.0147 न्यूटन। बहुत बढ़िया है। आप चाहो तो इसको 1.47 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख सकते हो। तो बच्चों कैसा लगा आज का हमारा लेक्चर? अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुनिया भर में बांटिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं। आज के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज।